हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम स्टडी करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड को। एक थीम जो बहुत कॉमनली अभी चल रहा है वो है लैब ग्रोन डायमंड्स, और लैब ग्रोन डायमंड्स कैसे डिसरप्ट करेगा नेचुरल माइंड डायमंड्स को। उसके क्या इकोनॉमिक्स रहेंगे, क्या वो कंज्यूमर के पैलेट और प्रेफरेंस में उतरेगा। गोल्डियम जो है एक बहुत ही अलग टाइप का प्लेयर है इन द सेंस कि इसका इंडिया रेवेन्यू काफी कम है अभी। ऑल्दो ये रिटेल में अभी घुसने की कोशिश कर रहा है, और ओरिजिन स्टोर से इन्होंने स्टार्ट किया है, और 25 स्टोर्स इन्होंने इंडिया में डिप्लॉय किए हैं अभी। इनका जो प्राइमरी कैश है वो आता है सप्लाई चेन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। यूएस में ज्यादातर इनका इनके कस्टमर्स हैं, और इन कस्टमर्स को ये सप्लाई करता है ये लैब ग्रोन डायमंड्स। और इसमें उसका काफी अच्छा पकड़ है, उसकी वजह से जो कैश एक्सेस जनरेट हो रहा है वो जो है वो डिप्लॉय कर रहा है अपना कस्टमर बेस या अपना रिटेल प्रेजेंस इंडिया में बनाने के लिए। तो इस एडिशन में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल को। हम गोल्डियम इंटरनेशनल के रिजल्ट हाइलाइट्स देखेंगे, कैसे ये मैनेजमेंट काफी स्मार्ट डिसीजंस इन्होंने लिए हैं ये ट्रम्प के टैरिफ्स को अवॉइड करने के लिए। इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, इनके ट्रेड पेबल्स, वर्किंग कैपिटल कैसे चल रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशन के इनके क्या प्लान्स हैं, इनका यूएसपी क्या है, डेट लेवल्स क्या है। तो ऑल इन ऑल सारा कुछ देखेंगे। आप जरूर अंत तक बने रहिए, और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप हम हमारे साथ जुड़े रहें। आप बेल आइकन को दबा के हमारे साथ एक लंबी जर्नी में जुड़े रहें। अ, त- ये हमें और प्रोत्साहित भी करेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए, और थोड़ा डीपर एनालिसिस करने के लिए स्टॉक मार्केट में। मेरा जो भी प्रेजेंटेशन है वो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टडी खुद करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को रीच करें, और फाइंड आउट करें कि आपके लिए कोई भी स्टॉक जो मैं कहता हूँ सूटेबल रहेगा कि नहीं। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर देखें तो हर जगह हमें जो नंबर्स दिख रहे हैं वो अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहे हैं। इसको थोड़ा डीपर समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके तीन चार या चार या पांच ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके जो मार्जिन्स हैं वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू Q4 ऑफ FY25 में 201 करोड़ था। सारे नंबर्स लैक्स में रिप्रेजेंटेड हैं। और Q4 ऑफ FY26 में 21% जंप देखने को मिला 243 करोड़ पे। अगर हम फुल ईयर की बात करें तो फुल ईयर 25 में 800 करोड़ का रेवेन्यू था, और FY26 में देखा जाए तो 1021 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने अचीव किया, तो एक 28% जंप है। अगर हम डायरेक्टली पैट नंबर्स पे देखें तो पैट नंबर्स पे एक शार्प हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Q4 FY25 से Q4 FY26 तक एक 380 बिप्स का हमें जंप देखने को मिला है। और ये जो 380 बिप्स का जंप है इसके कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। उसमें से जो प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर्स है वो ये है कि कंपनी ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें चेंज किया है। इन्होंने क्या किया है कि इनका यूएस में एक सब्सिडरी है, उस यूएस सब्सिडरी को यूटिलाइज करके इन्होंने जो गोल्ड का कास्टिंग है वो यूएस में ही किया है। उसकी वजह से हुआ ये है कि जो टैरिफ्स लग रहे थे प्रोडक्ट्स को, जो टैरिफ्स लगते प्रोडक्ट्स को अगर वो इंडिया से यूएस शिप होते हैं, वो अब टैरिफ एग्नोस्टिक हो गए हैं। क्योंकि वो कास्टिंग यूएस से पहले इंडिया आता है, और इंडिया में काफी सिग्निफिकेंट चेंज होके फिर वापस यूएस जाता है। बिकॉज यूएस इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन, उस पे एक तरीके से आप वो टैरिफ अभी अवॉइड कर रहा है। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये यूएस कस्टम्स इसको कब तक यूएस ओरिजिन कंसिडर करे इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। अगर ये चेंज होता है तो डेफिनेटली आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर सपोज इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो मार्जिन्स पे काफी बड़ा एक हिट होगा। एक और रीजन जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं वो ये है कि इनका जो लैब ग्रोन डायमंड का पार्ट है वो काफी तरीके से इंक्रीज हो रहा है।
लैब ग्रोन डायमंड में मार्जिन्स कंपैरेटिवली बेटर हैं कंपेयर टू नेचुरल माइन डायमंड्स। अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें तो एक है एक तो इनका रेवेन्यू एक काफी बड़े तरीके से ग्रो हुआ है, बट अगर आप इनका एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सारी चीजें देखेंगे तो उसमें उतना इंक्रीज नहीं आया है। तो अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक डिप आया है। तो इसको आप ऑपरेटिंग लेवरेज कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यूज अगर 21% इंक्रीज हुए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कॉस्ट भी 21% इंक्रीज हो, जिसकी वजह से मार्जिन में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आई थिंक ये है पैट और पैट परसेंटेज एनालिसिस। और एबिटा और एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें कि Q4 FY 25 में 42 करोड़ का एबिटा इन्होंने अचीव किया था, वेरस Q4 FY 26 में 58 करोड़ का एबिटा इन्होंने अचीव किया है। ओवरऑल प्रॉफिट्स अगर देखें FY 26 में तो 170 करोड़ का प्रॉफिट्स इन्होंने अचीव किया है और क्लोज किया है। तो ये हम कह रहे थे कि वन ऑफ द की मेट्रिक्स जो हम कह रहे थे कि लैब ग्रोन डायमंड में एक परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है। तो वो ये शीट काफी अच्छे तरीके से बताता है। ये बता रहा है कि Q4 FY 26 में एक तरीके से आपका जो लैब ग्रोन का पार्ट था वो 69% है, और वो Q4 FY 25 में 61% का था। तो इसमें काफी चेंज आया है। तो क्योंकि ये लैब ग्रोन एक तरीके से इसका ट्रस्ट फैक्टर और ये सारी चीजें अभी भी डेवलप हो रही हैं। यूएस में तो ये काफी एडवांस स्टेजेस में है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि 50% ऑफ द डायमंड सोल्ड इन द यूएस आर लैब ग्रोन। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट, मेंटल शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है यूएस मार्केट में, जो कि इंडियन मार्केट्स में अभी पिकअप कर रहा है। अगर आप देखें एक्टिविटी ज्वेलर्स के तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो लोग हैं, आई थिंक तनिष्क भी घुस चुका है लैब ग्रोन में, कल्याण घुस रहा है। तो गोल्डियम भी अपने अपने तरीके से जो भी एक्सेस कैश है उसको डिप्लॉय कर रहा है रिटेल प्रेजेंस इंडिया में बढ़ाने के लिए। ओरिजियम स्टोर्स इन्होंने 25 खोल लिए हैं, क्लोज टू 25 और भी पाइपलाइन में है। तो एक तरीके से काफी इंटेंस हीटअप हो चुका है कंपटीशन। और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये इसको एक ब्रांड बनाने में सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। ओरिजियम और गोल्डियम गोल्डियम में डिफरेंस ये है कि गोल्डियम का जो प्राइमरी बिजनेस है वो एक होलसेलर में ज्यादा है। यूएस में सप्लाई चेन में एक तरीके से एम्बेडेड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर सप्लायर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, it has transitioned from a pure natural diamond to a major supplier of lab grown diamond. Or lab grown diamond jewelry in Q4 FY 26 export revenue have increased to 88% share in overall sale, and online sales was 27% in Q4 FY 26। तो जैसे आपका लैब ग्रोन डायमंड का परसेंटेज बढ़ा है, इट हैज शिफ्टेड स्ट्रेटजी फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्टोर्स क्वाइट नेचुरली, क्योंकि आपको वो ट्रस्ट फैक्टर अभी भी बनाने की जरूरत है। तो वो इन नंबर्स में हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें रियलाइजेशन की तो कंपनी ये कह रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड क्योंकि हायर कार्ट कार्ट में कैरेट में बिक रहे हैं, तो उसका रियलाइजेशन एक तरीके से हायर है नेचुरल माइन डायमंड से। तो यहाँ पे इन्होंने एक फिगर्स रिलीज किए हैं जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि Q4 FY 25 जो का रियलाइजेशन था लैब ग्रोन डायमंड से वो 742 USD था। वेरेज वो Q4 FY 26 में भी सिमिलर 737 के रेंज में है। पर अगर आप माइंड डायमंड्स की बात करें तो क्योंकि माइंड डायमंड्स छोटे छोटे वाले जो डायमंड्स होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, उसके वजह से उनका रियलाइजेशन इज नॉट एज हाई एज द लैब ग्रोन डायमंड, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मुझे हमेशा लगता था कि रियलाइजेशन ऑफ नेचुरली माइंड डायमंड्स विल बी हायर, बट बिकॉज दे आर चीपर इन प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू, customers end up buying more, which is really interesting.
तो यहाँ पे ये कह भी रहे हैं कि रियलाइजेशन फॉर एलजीडी ज्वेलरी कंटिन्यू टू बी एट अ प्रीमियम टू माइन डायमंड. 65% ऑफ द इन्वेंटरी एज ऑफ मार्च 2026 इज विद कस्टमर्स. नाउ हमें ये समझना बहुत जरूरी है, इन्वेंटरी ब्रेकअप, राइट. अब ये इन्वेंटरी विद कस्टमर्स क्या होता है? अब हम गोल्डियम की बात करें तो क्योंकि गोल्डियम एक होलसेलर सप्लायर है, वो जो भी उनके जो कस्टमर्स हैं वो डायमंड रिटेलर्स हैं. तो 65% जो उनका इन्वेंटरी है वो एक तरीके से स्टोर में बैठा हुआ है. जब तक वो सेल नहीं होता तब तक वो रियलाइज नहीं होगा, और तब तक वो पेमेंट्स रियलाइज फुल्ली नहीं होंगे. इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. तो एक तरीके से वो सेल जब तक नहीं होता वो रिटेलर्स के पास एज एन इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, जिसका जो कि बहुत ही अलग तरीका है देखने का. क्योंकि अगर आपके इन्वेंट्री वेयरहाउस में पड़े हुए हैं और वो सेल नहीं हो रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा मार्जिन प्रेशर पॉइंट है. ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि फॉर गोल्ड इट डिपेंड्स, बिकॉज अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और वो आपके वेयरहाउस में पड़ा हुआ है तो एक तरीके से आप लेस वॉल्यूम सेल करके आप हायर रियलाइजेशन कर सकते हैं. बट जितना फास्ट आपका इन्वेंटरी मूव करे वो आपके लिए बेटर है. और क्योंकि ये डायमंड की हम बात कर रहे हैं तो, और वो भी लैब ग्रोन डायमंड की, तो इनका इन्वेंट्री 65% जो है एक तरीके से इनके कस्टमर्स के पास पड़ा है. और B2C ये जो इन्वेंट्री 10% हम देख रहे हैं ये ओरिजिन स्टोर्स के हैं. um, और ये इसका इसका परसेंटेज एक तरीके से इंक्रीज होगा. अभी आगे हम जाएंगे, बट इसको वॉच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्शन है, और ये प्रॉफिट या लॉसेस कर रहा है कि नहीं इसको देखना और इसको वॉच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी इस डायरेक्शन में क्यों गई? क्या उसे लग रहा है कि यूएस में एक तरीके से वो लोग रेवेन्यू उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे जितना वो सोच रहे थे पॉसिबल, बट एक तरीके से वो काफी कैश क्रिएट कर रहे हैं यूएस बिजनेस से. और B2C का जो बिजनेस है उसमें हम देखे हैं कि आप कल्याण में देख सकते हैं कि कितना एक तरीके से डेट कंपनी को लेना पड़ रहा है स्केल अप करने के लिए. प्रोमोटर्स ने अपने प्राइवेट जेट्स बेच दिए टू टू रिड्यूस डेट. तो ये जो सेक्शन है बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, और इसको वॉच आउट करना और इसमें इसके फाइनेंशियल मेट्रिक्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और ये आप देखेंगे तो इन्वेंट्री एट फैक्ट्री, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक, तो ये जो 25% है वो है जिसमें वैल्यू एडिशन अभी हो रहे हैं. और वो इन्वेंट्री वैल्यू एडिशन एंड स्टॉक में पड़े हुए हैं, जो कि जैसे जैसे आप उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो वो या तो इन्वेंट्री विद कस्टमर्स में जाएंगे या इन्वेंट्री B2C और इजम में जाएंगे. तो टैरिफ का बड़ा हल्ला मचा था. आई थिंक ट्रम्प ने एक तरीके से आप बिस्तर के किस साइड से उठते थे उस पर डिपेंड कर सकता था कि ट्रम्प का जो टैरिफ है वो 50% होगा या 60% होगा या 20% होगा. तो टैरिफ एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट एरिया था रिटेलर्स के लिए. आई थिंक लॉट ऑफ रिटेलर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट था. तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि मैनेजमेंट में सितंबर 2025 में ये डिसाइड किया कि वो जो भी गोल्ड कास्टिंग कर रहे हैं वो यूएस में करेंगे, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएस रहेगा. एंड उस वजह से वो फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं, टैरिफ्स को अवॉइड कर सकते हैं. तो दे कॉन्स्टेंटली इन देयर मैसेजिंग पुट इट आउट देयर कि दे आर अ टैरिफ एग्नोस्टिक कंपनी. Or also because they are registered in SEEPs, which is a special economic zone in India. So they say that customs duty जो गोल्ड पे लगा है 15% का, आ, जो कि 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड 5% सेस है, वो भी वो उनको मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रजिस्टर्ड हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करते हैं. तो एक तरीके से दे हैव स्पेशल बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ विच दे कैन अवॉइड द कस्टम्स ड्यूटी. की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की अगर हम बात करें Q4 एंड FY26 में, तो गोल्डियम रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड एबिटा एंड पैट. इनका रेवेन्यू पहली बार क्रॉस किया है 1,000 करोड़. बोनस शेयर्स इन्होंने अनाउंस किया, फॉर एवरी 3 शेयर्स दैट यू ओन यू विल गेट अ वन वन एडिशनल शेयर. इसका आई थिंक एक्स डेट
अगर किसी को पता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रेवेन्यूज की अगर बात करें तो रेवेन्यूज हम देख चुके हैं कि इन स्पाइट ऑफ द टैरिफ वॉर एंड द वेस्ट एशिया वॉर, Goldium ended FY 2026 with an impressive 28% consolidated revenue. EBITDA and PAT में भी numbers हमने डिस्कस किया था, the 3-4 reasons because of which the PAT and the EBITDA are on a higher side, and uh, the retail expansion needs to be closely watched out for. अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो क्लोज टू 200 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है March 31, 2026 तक। ये जो ऑर्डर बुक है एक्सपेक्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। ई कॉमर्स सेल्स के थ्रू ये एग्जीक्यूट होगा। ओरिजिम के बारे में इन्होंने अपडेट दिया है कि जनवरी 2026 से लेके अभी तक ओरिजिन 24 ऑपरेशनल स्टोर्स हैं अक्रॉस 12 cities इन इंडिया, एंड इट इज एक्सपेंडिंग एज वी स्पीक। सो ये एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है ये थोड़ा पुराना हो चुका है। अगर हम और 1-2 महीने की बात करें तो और अपडेट्स आए होंगे, जिसके और स्टोर्स खुले होंगे जो कि पाइपलाइन में पहले थे। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो क्लोज टू इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स अगर हम बात करें तो क्लोज टू 493 करोड़ जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है एज एट March 31, 2026। इनके जो बोरिंग्स है 32 करोड़ हैं, तो नेट कैश अगर आप देखें तो क्लोज टू 447 करोड़ इनके पास नेट कैश पड़ा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा था कि एक एम्प्लॉय कॉस्ट में, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में एक तरीके से डिक्रीज हमें देखने को मिला था, और कॉग्स भी जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जो है वो एक तरीके से उस लेवल से राइज नहीं किया है जितना टोटल इनकम राइज किया है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग लेवरेजेस के रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि आपका जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो आपके कुछ कॉस्ट जो हैं उस लेवल से इंक्रीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको एक ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा, और वो हमें यहाँ पे पैट मार्जिन एक्सपेंशन के थ्रू देखने को मिल रहा है। ऑल्दो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही इस रीजन से होगा, और उसके और भी रीजंस थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। um, और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो FY 26 और FY 25 तो 16, अगर पैट मार्जिन देखें तो काफी हेल्दी पैट मार्जिन है। अगर आप बाकी रिटेलर्स के देखें तो इतना पैट मार्जिन उनका रहता नहीं है, क्योंकि वो देयर डेट रिडन, इंटरेस्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ पे ऑफ दैट दे नीड टू डू, एंड दे आर कंटिन्यूसली बेटिंग ऑन द फ्यूचर, दे आर कंटिन्यूसली बेटिंग ऑन द फ्यूचर, और बहुत सारा लेवरेज लेके रखा हुआ है उन्होंने, तो उसकी वजह से बैक मार्जिन थोड़ा सप्रेस हो जाता है, 9-10% के करीब हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे पैट मार्जिन आर अ वेरी हेल्दी 16.7%। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्रीज देखने को मिला है, वो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और बोरोइंग्स की आप बात करें तो बोरोइंग्स यहाँ पे 32 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि मैं कह रहा था अगर आप कैश और इन्वेस्टमेंट्स को सम करें, 262 और 172 यहाँ पे सम करें, तो बैंक बैलेंस अदर देन कैश यहाँ पे 431 आपको तो देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड करके हमने वो नंबर देखा था, वो क्लोज टू 447 यहाँ पे जो नंबर हमने देखा था, 493 करोड़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और बोरिंग्स को हटा दे तो क्लोज टू 447 करोड़ का नेट कैश बुक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो ये 150 करोड़ से 174 करोड़ हुआ है। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रू बाय 16%, बट वी नो दैट द रेवेन्यू ग्रू बाय मच हायर, विच इज अ ग्रेट साइन। और यहाँ पे ट्रेड पेबल्स भी अगर आप देखें तो 74 करोड़ से 107 करोड़, तो उतना कुछ अलार्मिंग साइंस है नहीं ट्रेड पेबल्स को लेके भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ओरिजिम जो कि उसका रिटेल आर्म है अब एक इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन लेना शुरू करेगा, तो वो सारी चीजें बैलेंस शीट के थ्रू देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें को
मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी चीजें यहाँ से वहां होती है या आपका फिक्स एसेट बहुत हाई तरीके से इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली आपको डेट में भी एक बहुत हाई इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी हाई इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप फ्लैश करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने ओरिजिन इनका जो रिटेल आर्म है उसके बारे में बात किया है। अगर हम देखें तो 24 ऑपरेशनल स्टोर्स है 12 सिटीज में। 8 स्टोर्स मुंबई में है, 3 स्टोर बैंगलोर, 2 स्टोर्स इन नोएडा, पुणे एंड हैदराबाद। तो काफी एक एक्सपेंशनरी मोड में इनका है। और ये इनका कंसंट्रेशन लैब ग्रोन डायमंड में है, बट दे आर गोना फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द बिगर प्लेयर्स, क्योंकि सारे लोग अभी लैब ग्रोन डायमंड में घुस रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड में स्टैंड अलोन प्लेयर्स भी काफी आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये काफी चैलेंजिंग होगा इसका ब्रांड बनाना। बट बिकॉज दे आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड ऑपरेटिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेस एज अ सप्लाई चेन इन द यूएस, they have few modes which the other companies do not. To start with, they have very good cash on the books. They have very low debts currently, but to expand this, yeah, they definitely need to either do it through internal accruals or रिड्यूस द डिविडेंड। अब डिविडेंड में ये कहते हैं कि डिविडेंड में इनका पॉलिसी है कि 50% इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं और एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव चीज में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपको डिविडेंड कम करके फिर उसमें रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो बट ये कैपिटल एलोकेशन क्वेश्चंस अब प्रमोटर्स के पास आना शुरू होंगे। उनको ये क्वेश्चन सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुक्स में लोन्स और ये सारी चीजें काफी बढ़ जाएं तो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट का बर्डन देखने को मिलेगा और मार्जिन में सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया फर्स्ट डिजिटल डिजिटल 3D रिंग बिल्डर। काफी स्टैंडर्ड चीज है ये, मतलब आई थिंक प्लेन गोल्ड इसमें आप सिलेक्ट करके आपको ये प्राइस बता देगा कि कितना प्राइस है और कितना कैरेट का आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो फुल कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, 9 डिफरेंट सेंटर शेप्स और ये सारी चीजें करके आप अपना उसको बिल्ड कर सकते हो। अब अगर गोल्डियम का ब्लूप्रिंट, पर्पस, मिशन एंड स्केल समझें तो विजन इनका ये है कि इनको सॉलिडिफाई करना है पोजीशन एज अ डिस्पेंसिबल इनडिस्पेंसिबल वेंडर पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर द यूएस डायमंड ज्वेलरी मार्केट। फोकस उनका वहीं पे है, उनका मेजर रेवेन्यू, उनका अ, जो मेजर कैश मशीन है वो यूएस में ही बैठा है। बट उनको इंक्रीमेंटल जो उनका उनका जो कैश पड़ा हुआ है उनके पास, उनको डिप्लॉय करना है ओरिजिन में, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। इनका जो मिशन है टू कैप्चर मार्जिन एक्सपेंशन, ड्राइव कंसिस्टेंट स्टेक होल्डर वैल्यू। We are committed to translating our global B2B manufacturing excellence into a trusted B2C domestic brand with high customer love. इनकी जर्नी के बारे में बात करें तो 1970 में 1986 में गोल्डियम इंटरनेशनल स्टार्टेड with the export of cut and polished diamond in 1986। फर्स्ट डायमंड कटिंग एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सीप्स मुंबई में डाला था इन्होंने। They moved from commodity business of diamond manufacturing to value-added diamond jewelry production and wholesale. They leveraged their expertise and started operation in the US's Goldium USA to directly sell to global retailers. 2015-18 में अगर बात करें तो इन्होंने एक एक्विजिशन किया था इको फ्रेंडली डायमंड्स का LLP 88%, जिसकी वजह से इनको सप्लाई ऑफ की रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग में एलजीडी में एक एक्सेस मिला था। They were among the first jewelry exporting companies to grow, manufacture and distribute LG diamonds and jewelry. और 2018 और 2026 में बात करें तो इन्होंने अपना जो स्टेक है इको फ्रेंडली डायमंड्स LLP में उसमें और कंसोलिडेट किया 88% से 288% लेके आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे पहले इन्होंने एक स्टेक लिया होगा, यहाँ पे इसको इंक्रीज करके 88% कर दिया। They forayed into branded lab-grown diamond jewelers retail in India as Origem. This has happened very recently in Jan of 2026। तो अगर इनके इनके नजरिए से मोट की बात करें या गोल्डियम एडवांटेज की बात करें, पहले तो यही कह रहे हैं कि इनका बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। 4.493 करोड़ का इनके पास कैश इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। एक तरीके से जीरो नेट डेट स्ट्रक्चर है।
ensures maximum capital allocation, flexibility, total insulation against cyclical market headwinds. सप्लाई चेन की बात करें, कंप्लीट एंड टू एंड ओनरशिप ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड वैल्यू चेन फ्रॉम कल्टीवेशन टू फिनिश ज्वेलरी एक्सपोर्ट, एस्टैब्लिशिंग यूएस प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन थ्रू यूएस बेस। ये काफी स्मार्ट मूव था। जब वेर एज अदर प्लेयर्स या तो फैक्ट्री शिफ्ट करने की बात कर रहे थे या टैरिफ को अब्जॉर्ब करने की बात कर रहे थे। अगर आप टैरिफ को अब्जॉर्ब करते हैं तो आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड घट जाता। तो इन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया, ये कहते हुए कि जो भी ज्वेलरी एमिनेट हो रहे हैं यूएस से, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका यूएस है। यहाँ पे देखें तो ऑपरेशनल एडवांस हाईली सेग्रीगेटेड मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट टेलर्ड विद डेडिकेटेड कैपेसिटी फॉर नेचुरल एलईडी एंड ई कॉमर्स स्ट्रीम्स, हाइपर एफिशिएंट लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क्स डिप्लॉयड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स। और ये अपना ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका क्योंकि सप्लाई चेन में एक बहुत पहुंच है, तो एक तरीके से दे हैव वेरी डीप मार्केट पेनिट्रेशन, fast moving range of diamond quality, top tier global retailers, scaling origin, exclusive lab grown diamond brand, capturing premium consumer demand across a rapidly expanding physical and digital footprint. तो वैल्यू प्रोपोजिशन में भी यही यही कह रहे हैं कि एक तो ये हाई हाई मार्जिन एलजीडी इंटीग्रेशन में है इको फ्रेंडली डायमंड्स के साथ, फिर हाई आर ओ आई ओईएम डोमिनेंस, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, हाई यील्ड है। और बी टू सी रेवेन्यू एक्सेलरेशन की बात करें तो रैपिडली डिप्लॉइंग कैपिटल टू डोमिनेट इंडियाज एक्सप्लोसिव एक्सेसिबल लग्जरी मार्केट। और इनका बैलेंस शीट जीरो नेट डेट स्ट्रक्चर फोर्टिफाइड बाय कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सीडिंग 493 बिलियन as at March 2026. Robust free cash flow generation enables a highly disciplined capital allocation strategy. और यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड एक तरीके से 50% के अप इनका एक डिविडेंड पॉलिसी है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि 50% प्लस ये लोग डिविडेंड देते रहेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेटेड पैट और स्टैंडअलोन पैट की बात करें तो ये भी एक ये नंबर्स इन्होंने प्लॉट आउट किया, उसके अगेंस्ट डिविडेंड ये लोग कितना परसेंटेज दे रहे हैं। FY26 में अगर आप देखें तो 84% जो है इन्होंने डिविडेंड दिया है, और काफी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी इनका है। तो बट आई थिंक इस पॉलिसी में थोड़ी चेंजेस की जरूरत है, गिवन द फैक्ट कि अब रिटेल में घुस रहे हैं। बट ये रिटेल को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा देखने के लिए। मेरे को लगता है कि हेडविंड्स हैं काफी रिटेल में, तो एक तरीके से एक मैनेजमेंट नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में कैसे इवॉल्व होता है उस पे वो देखने लायक होगा। ये फाइनेंशियल्स आई थिंक रेवेन्यू की हम बात करें तो यहाँ पे 1,000 करोड़ पहली बार इन्होंने FY26 पे हिट किया है। एबिटा एंड एबिटा मार्जिन क्लोज टू 24.3%, एक तरीके से स्टेप अप देखने को मिला है FY26 में। पैट एंड पैट मार्जिन में भी स्टेप अप देखने को मिला है फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल मार्जिन्स दैट दे वर जनरेटिंग। और डिविडेंड पर शेयर इज द हाईएस्ट सिंस FY22। और कैश एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल 43.3% एज एट FY26। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से रिसीवेबल डेज आपका कम होते जा रहा है। FY22 में 82 था, अभी FY26 में 52 है। तो एक तरीके से बेटर क्वालिटी कस्टमर्स हैं जो कि आई थिंक इतना डिले नहीं करते पेमेंट्स में। और पेबल डेज भी अगर आप देखें तो कंपनी क्विकली अपना सप्लाई चेन फेवरेबल बनाने के चक्कर में इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है वो, विच इज अ ग्रेट साइन। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो 18.4% FY26 में। कैश एंड इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी 44.6%, विच इज क्वाइट हेल्दी। डेट यहाँ पे आप देखेंगे डेट हार्डली एनीथिंग है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्लोज टू जीरो पे बैठा हुआ है। इक्विटी 11,060 हो 1106 करोड़ हो चुका है, whereas the debt is 34.96, so hardly 0.0 परसेंट 0.0 का रेशियो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गोल्डियम इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, और सीप्स जिसकी वजह से उनको कस्टम्स ड्यूटी में दे कैन वेव इट ऑफ।
गोल्डियम यूएसए जिसको यूज करके इन्होंने अपने गोल्ड कास्टिंग्स यूएस में किए, जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएस बना, उसके वजह से दे आर टैरिफ एग्नोस्टिक एज दे सेड। इको फ्रेंडली डायमंड्स एलएलपी 88% सब्सिडरी है इसका लैब ग्रोन डायमंड में। तो थोड़ा आई थिंक स्क्रीनर एनालिसिस भी कर लेंगे देखने के लिए कि क्या कंपनी के एट्रीब्यूट्स हैं, क्या चल रहा है कंपनी में, वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, राइट। तो 465 पे अभी अवेलेबल है गोल्डियम इंटरनेशनल के स्टॉक। इसका जो मार्केट कैप है क्लोज टू 5249 है, 5249 करोड़। अगर हम कल्याण वल्याण की बात करें तो क्विकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर आप देख सकते हैं कि कल्याण का जो मार्केट कैप है 39,000 करोड़ पे है, वेरेस टाइटन का 3,80,000 करोड़ पे है। कंपेयर टू दैट गोल्डियम काफी लेस है, 5,248 करोड़ पे है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें कौन कितना जनरेट कर रहा है पर क्वार्टर, तो 1179, टाइटन जनरेट कर रहा है 1179 करोड़। गोल्डियम इंटरनेशनल का डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.65 हमें देखने को मिल रहा है, कल्याण का 0.4 देखने को मिल रहा है। आम, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स 30.77 गोल्डियम का है, कल्याण का 28.31 है और टाइटन का 74 है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबके काफी डिसेंट है। आई थिंक कोल्डियम के 23.89% है, बट बाकियों के भी, आई थिंक टाइटन की भी 25.8% है। डेट टू इक्विटी अगर देखें तो गोल्डियम का काफी कम है, वेरेस कल्याण का 0.97। जितना उनका इक्विटी है उतना ही उनका डेट है। तो डेट लेवल्स थोड़ी एलिवेटेड है क्योंकि ऑब्वियसली इनके नेचर ऑफ बिजनेसेस काफी डिफरेंट है। इनका रिटेल प्रेजेंस कल्याण का ज्यादा है, तो उसके वजह से स्टोर एक्सपेंशन ये और एडवर्टाइजिंग में काफी स्पेंड करते हैं। बिगेस्ट सुपरस्टार साउथ से हो या अमिताभ बच्चन, सबको अपने एडवर्टाइजमेंट में रखते हैं। वेरेस गोल्डियम का मैंने कभी एड देखा नहीं है ओरिजियम का, तो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड उतना है नहीं। और रिटेल आर्म भी अभी अभी जस्ट बना है, तो जिसकी वजह से डेट थोड़ा सा अपटेक देखने को मिल रहा है डेट का। और अगर हम देखें तो बुक वैल्यू इसका 98 है, वेरेस करंट प्राइस इज 465। प्राइस टू बुक 4.75 पे बैठा है। डिविडेंड यील्ड 0.65% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 23.9। प्रॉफिट ग्रोथ, कैश इक्विवेलेंट हमने देखा इनका कितने कैश थे बुक पे। प्लेज या स्टॉक को गिरवी रखना प्रमोटर्स ने किया नहीं है टू रेज कैश, विच इज अ ग्रेट साइन। अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस अभी 250 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। और प्राइस टू अर्निंग्स अगर रेशियो देखेंगे तो एक चीज बहुत ही अच्छा है कि ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस जो है एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा है हमेशा। आ, और प्राइस टू अर्निंग्स जो इसका मीडियन पी है, जो कि 25 से नीचे है, राइट। मीडियन पी 25 से नीचे है, उसके ऊपर ही अभी तो करंटली पी चल रहा है। तो मीडियन पी 22.8 है। आ, हाँ। और इसका करंट पी 30 के करीब है। तो अगर इसमें ये भी देखें, सेल्स मार्जिन देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज क्लोज टू 39.46, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 21.12 एंड नॉट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 15.8। आई थिंक रेवेन्यू के नंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंस शीट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश फ्लोज में आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 24 करोड़ का एक पॉजिटिव कैश नंबर है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक में आपको देखने को मिलेगा कि दो मार्केट इन्वेस्टर्स एग्जिट किए हैं। एक तो रमेश धवानी और मुकुल महावीर अग्रवाल इसमें कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टेड थे बैक इन जून 2023, बट अब वो इससे एग्जिट कर चुके हैं। आनंद जैन एक मार्केट इन्वेस्टर है जो अब इसमें इन्वेस्टेड है। और अगर हम एफ की बात करें तो एफ का हार्डली इसमें कोई प्रेजेंस है, और प्रमोटर्स ने भी स्टेक इस लेवल पे जाके कम किया, सितंबर 2024 के बाद स्टेक कम किया है। अभी करंटली प्रमोटर के पास 58.51% स्टेक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस एडिशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये एनालिसिस। ये हम मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर
सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं। उससे हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, हमारा रीच बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ये हमारा हमेशा एंडेवर रहता है कि हम ऑथेंटिक एनालिसिस लेके आए इक्विटी मार्केट के बारे में, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफी गिमिकी चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।